Dear student, today we will discuss about power and its elements. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ जो चर्चा की उसमें मैंने पावर के जितने भी एलिमेंट्स थे उस पे हम लोगों ने चर्चा लगभग कर ली। अब जो पावर के एलिमेंट्स के बाद हम अगर किसी विषय पे बात करते हैं तो हमारे लिए जो विषय है वो यह होगा कि आखिर नेशनल पावर को किसी भी कंट्री के किसी भी एक्टर के, एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कंट्री मतलब एक्टर होता है, तो किसी भी एक्टर के नेशनल पावर को वो कौन कौन सी लिमिटेशन है जिसके बेस पे उसको रोका जाता है। पहले तो हम थोड़ा सा ब्रीफली जान लें नेशनल पावर के बारे में। हालांकि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इसको बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि एक्चुअली नेशनल पावर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी कंट्री के अगर हम बात करें, किसी भी देश की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, किसी भी एक्टर की बात करें, तो हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी देश जो है वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जो सबसे पॉजिटिव, सबसे कॉन्फिडेंशियल उसका जो मेथड होता है, जिसपे उसको सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वह उसका नेशनल पावर है। नेशनल पावर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, क्योंकि कोई भी देश अपने नेशनल पावर के दम पे ही इतना कैपेबल होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना इम्पोर्टेंट अपना जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे अपना एक इम्पोर्टेंस रोल रखता है। वो जितना उसके पास नेशनल पावर जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, वो उतना ही अपने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो जो जितने भी सुपर पावर्स जिनको हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 जो मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, अगर हम 5 को अगर एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि यह जो सुपर पावर्स हैं या फिर यह जो कंट्रीज हैं जिनके पास जो है वह सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप है, या फिर जिनको वीटो पावर है, वह जो है अपने नेशनल पावर के बेस पे ही, अपने जो है राष्ट्रीय शक्ति के आधार पे ही उन्होंने अपने आप को इतना कैपेबल बनाया, इतना कैपेबल बनाया कि वह उनकी बात को, उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उनको कुछ जो है स्पेशल प्रोसेस नहीं करना होता। उनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी होती है, उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा अच्छा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि लगभग उनके सारे नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं से जो है पूरा कर लेते हैं वो, या फिर यह कहें कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से आसानी से अचीव कर लेते हैं। बात अगर नेशनल पावर की हम करें कि किसी भी कंट्री के किसी भी एक्टर के नेशनल पावर को आइडेंटिफाई करने की जब बात करते हैं तो इसके लिए कई सारे एलिमेंट्स हैं। नेशनल पावर को आइडेंटिफाई करने के लिए, नेशनल पावर को जो है बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे हैं। जैसे कुछ नेचुरल भी हैं, कुछ जो है वो क्रिएटिव भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के नेशनल पावर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है उसकी वो आती है जियोग्राफी, भूगोल। आखिर उसका जो है उसकी जियोग्राफी कैसी है। सबसे मेन बात है कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो वर्ल्ड था वो वर्ल्ड पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड था। जिस जिस कंट्री के पास जो कंट्री ज्यादा कैपेबल थी, जिस कंट्री के पास लैंड एरिया ज्यादा था, जिस कंट्री के पास जो है वह उसके वहाँ की जो लैंड थी वह ज्यादा प्रोग्रेसिव थी, ज्यादा जो है उर्वरकता थी, ज्यादा पैदावार होती थी, जैसे अन्न ज्यादा जहाँ जिस देश में होता था वह जो है ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य, अगर भारत को जो है एंशियंट वर्ल्ड में जो है वह गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी लैंड, हमारा जो स्ट्रक्चर था, हमारा जो भौगोलिक बनावट था, वह एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि हमारी भौगोलिक बनावट में केवल कृषि ही नहीं आती है, जैसे हर चीज की प्रचुरता हो, जैसे जल की प्रचुरता हो। सिर्फ जैसे अगर हम भारत को एग्जाम्पल के रूप में ले या अमेरिका को एग्जाम्पल के रूप में, तो भारत को अगर एग्जाम्पल के रूप में ले तो हमारे उत्तर में जो है हमको पर्वत या पहाड़ों से हिमालय जो है हमारी सुरक्षा करता था। उसके बाद दक्षिण में जो है 3 तरफ से भारत जो है वो समुद्र से घिरा हुआ था, तो सिक्योरिटी पर्पज से भी हमारी जो जियोग्राफी है वह ज्यादा बेनिफिशियल थी। उसके बाद हमारा जो साउथ था वह जो है मसालों के लिए वर्ल्ड फेमस था। हमारा जो उत्तर भारत है वह एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। उत्तर भारत में जो है गेहूं, अन्न, गन्ना आदि फसलें होती हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो साउथ है वह मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो कम्बिनेशन था, हमारा जो हमको नेचर ने जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया था, हमको नेचर ने जो ज्योग्राफी प्रोवाइड कराई थी, वह हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था। इसी तरह अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो अगर हम देखें
तो नेचुरल रिसोर्सेज नेशनल पावर के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर हो जाता है। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, या तो अगर पर्याप्त मात्रा में है, तो आप कैपेबल कंट्रीज के रूप में आपकी आइडेंटिटी है, आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम अरब कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो अरब कंट्रीज के पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। और नेचुरल रिसोर्सेज है क्या? तो वह नेचुरल रिसोर्सेज है फ्यूल। अगर उनके पास फ्यूल है तो इसका मतलब है कि वह जो है वह कंट्रोल कर रहा है किसको? लगभग पूरे वर्ल्ड को। क्योंकि जितने भी कंट्रीज हैं, अगर उनके पास फ्यूल की रिक्वायरमेंट है और वो फ्यूल की रिक्वायरमेंट पूरी किससे हो रही है, तो फ्यूल आता है अरब कंट्रीज से। तो अरब कंट्रीज का इंपॉर्टेंस बाकी कंट्रीज में जिनके यहाँ फ्यूल नहीं पाई जाती है, जो जिनके यहाँ जो फ्यूल की कोई भी मतलब कह सकते हैं कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है इस चीज की, तो वह जो है वो पूरी तरह डिपेंड है किस पे? अरब कंट्रीज पे। और अरब कंट्रीज का जो, अगर मान लीजिए अगर उनके पास फ्यूल है, तो फ्यूल के बेस पे वो चाहे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। और उनके वह यह उनके नेशनल पावर का एक हिस्सा है कि उनके पास फ्यूल है, इसलिए वह कैपेबल है। और जिनके पास नहीं है, उनको चाहिए चाहिए तो उनको लेना ही लेना होता है। फिर तीसरा, अगर हम तीसरे, मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। तीसरा जब हम अगर बात करते हैं कि नेशनल पावर को, अगर तीसरी बात करें तो नेशनल पावर में एक पॉपुलेशन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि पॉपुलेशन बेनिफिशियल भी है और नॉन बेनिफिशियल भी है, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है, तो इसका मतलब है कि विश्व की सबसे, अगर आपके पास जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तभी तो आप अपनी सेना रखोगे। अगर आपके पास जो है ए ग्रेड लेबर जो है सबसे ज्यादा लेबर कैपेसिटी है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जनसंख्या है। तो चाइना को अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, तो चाइना ने अपने पॉपुलेशन को सबसे पॉजिटिव वे में यूज किया, और वह अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के बेस पे ही अपने आप को एक डेवलपिंग और कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के भी ग्रेड में 1 में लाके खड़ा कर दिया, एक अगली लाइन में लाके खड़ा कर दिया, अपनी अग्नि पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया। तो यह जो अगली पंक्ति में लाने का है, उसने ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया। उसने पॉपुलेशन को निगेटिव सेंस में न ले जाकर पॉजिटिव सेंस में देखा, और उसने इसके लिए पॉलिसी बनाई, इसके लिए कंपल्सेशन जो है पॉलिसी यूज की। और कहा जा सकता है कि उसने अपने इस पॉपुलेशन को एक पॉजिटिव वे में यूज करके, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक पॉजिटिव वे में यूज करके उसे अपने नेशनल पावर के रूप में यूज कर लिया। अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो इंडिया में भी वर्ल्ड की सबसे दूसरी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और इस पॉपुलेशन को भी वह यूज कर सकता है। क्योंकि पॉपुलेशन से अगर पॉपुलेशन के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, तो मेरिट्स भी हैं उसके, क्योंकि पॉपुलेशन है तो आपके पास एक बड़ी मिलिट्री हो सकती है, बड़ी सेना हो सकती है। अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो आप उसको जो है अपने डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। हालांकि नो डाउट कि इससे जो है कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज और जो स्ट्रक्चर हमारा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर भी जो है पॉपुलेशन को हम कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव वे में अगर ले जाना चाहें तो ले जाके इसको यूज कर सकते हैं। कि अगला जो हमारा टॉपिक जो हमारे नेशनल पावर को आइडेंटिफाई करता है, नेशनल पावर के लिए इंपॉर्टेंट है, वह है हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अगर हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, हमारे पास इकोनॉमिकल ग्रोथ है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में लाके खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ से किसी भी देश की, किसी भी वर्ल्ड के कोई भी देश हो, उसका पूरा सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वह है उसकी इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी है तभी सिस्टम रन करेगा, अगर इकोनॉमी नहीं है तो कोई सिस्टम रन नहीं कर सकता। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, वह जो है वह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स है। और बिना इकोनॉमी के, बिना अर्थ के, बिना पैसे के, बिना कैपेसिटी के जो है वह कहीं भी जो है कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलप कंट्री के रूप में या डेवलपिंग कंट्री के रूप में स्टेबल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, अगर उसकी इकोनॉमिकल कैपेसिटी नहीं है, या अगर वो अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह अपने जनता को, अपने पब्लिक को, अपने लोगों को वो किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएगा। तो नेशनल पावर के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी क्या है, कंपल्सरी या जरूरी है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो टेक्निकल डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के नेशनल पावर के लिए टेक्निकल डेवलपमेंट का जो है का होना इम्पोर्टेंट है। और बिना टेक्निकल डेवलपमेंट के हम कह सकते हैं कि अपने नेशनल पावर को हम इंडिकेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो इजराइल एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि इजराइल ने जो है
वह अपने टेक्निकल डेवलपमेंट को अपने नेशनल पावर के साथ अपने आप को स्टेबल कर लिया। क्योंकि अगर आपके पास टेक्निकल डेवलपमेंट है तो आप अपने आप को कहीं भी स्टेबल कर लोगे। फिर हम दूसरा एग्जांपल जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एग्जांपल है, हालांकि इसराइल प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे अच्छा एग्जांपल है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरता है और फिर 2 सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड की अनाउंस हो जाती है। जो ये हिरोशिमा और नागासाकी है या जापान के 2 शहर होते हैं और इन शहरों पर परमाणु बम गिरता है और परमाणु बम गिरने के बाद जापान जो है पूरी तरह से यह 2 शहर तहस नहस हो जाते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जापान का टूट जाता है। जापान, लेकिन फिर भी आप यह सोचिए कि उसी 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरता है, जापान पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है और हम वर्ल्ड के जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है, वह थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज उसी के इर्द गिर्द, कोई 47, कोई 48, कोई 46, इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है वह जो है वह स्वतंत्र होते हैं, उन कॉलोनियल एरिया से बाहर निकलते हैं, उनकी एक अलग अपनी आइडेंटिटी होती है और वह एक अपने आप को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में स्टेबल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि 1945 में जब जापान पे बम गिरता है और बम गिरने के बाद जापान और बाकी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उन लोगों को अगर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को देखें या फिर उनके टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखेंगे कि जापान के लोगों ने अपने टेक्निकल डेवलपमेंट को इतना हाई लेवल पे लेके गए, इतना ग्रोथ किया अपने आप को, टेक्निक मामले में इतना ज्यादा ग्रोथ किया कि चाइना के टेक्निक के डेवलपमेंट से पहले पूरे वर्ल्ड का जो सबसे टेक्निकल कंट्री के रूप में अगर किसी देश को माना जाता था, अगर टेक्निक के मामले में वर्ल्ड फेमस कोई कंट्री थी तो वह जापान थी। जापान जो है वह टेक्निकल कंट्री के रूप में मानी जाती थी और वर्ल्ड के सबसे जो डेवलप जो टेक्निक के रूप में मानी जाती है तो वो जापान की मानी जाती थी। तो जापान ने जो है अपने आप को टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर दिया कि वह अपने उसको उन्होंने अपने नेशनल पावर के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं कि अगर इसराइल के एग्जांपल के रूप में ले तो इसराइल एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इसराइल ने अपने टेक्निकल डेवलपमेंट के बेस पे ही अपने आप को बड़े बड़े कंट्रियों से ज्यादा अपना नेशनल पावर को क्या किया है, एक्वायर किया है, नेशनल पावर को उसने स्टेबल किया। तो यह जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, टेक्निकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नो डाउट कि वह नेशनल पावर का एक बेस्ट और एक पावरफुल एलिमेंट है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग छाप रखता है, अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ ही टेक्निकल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख के देखना होगा, क्योंकि बिना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के टेक्निकल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि टेक्निक डेवलपमेंट करने के लिए आपको सबसे चीज क्या चाहिए, सबसे मेन है कि आपको इकोनॉमिकल रिसोर्सेज चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोई रिसर्च करना है, कोई नई चीज डेवलप करनी है, तो आप कब कर पाओगे, जब जो है आपके पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो, आपको उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उस पे खोज करने के लिए, उस पे रिसर्च करने के लिए आपके पास पर्याप्त सुविधाएं हो, पर्याप्त साधन हो। अगर हम बात करें, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में एपीजे अब्दुल कलाम के समय से लेकर और अब तक अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं रहता तो क्या हम अभी भी चांद पे जा सकते थे, क्या हम इतना स्पेस में इतना अपने आप को डेवलप कर सकते थे। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रिसोर्सेज या जो इकोनॉमिकल जो है हमारी रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल होनी चाहिए। तो टेक्निकल डेवलपमेंट जो है वह नेशनल पावर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी एक सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये दोनों जो है वह एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है, या कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है किसके, नेशनल पावर के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो मिलिट्री कैपेसिटी की भी बात कर सकते हैं कि मिलिट्री कैपेसिटी भी जो है वो नेशनल पावर के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि अगर आपके पास अगर मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके पास सैनिक कह सकते हैं कि अगर आपके पास सैनिक क्षमता नहीं है, अगर आप कैपेबल नहीं है, अगर आप मिलिट्री कैपेबल नहीं है, तो आप सबसे मेन चीज है कि आप अपनी कंट्री को सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। आप जो है अपने कंट्री के लिए कंट्री को कहीं से भी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे।
तो नेशनल पावर आप देखिए कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर या सबसे जो है वह ट्रेंड, अगर मिलिट्री की हम बात करते हैं तो अमेरिकन मिलिट्री को सबसे ट्रेंड माना जाता है। अमेरिकन मिलिट्री को, हालांकि हम लोग जब जो पढ़े हुए थे तो उसमें रशियन मिलिट्री को भी ट्रेंड मिलिट्री के रूप में माना जाता था, लेकिन जब यूक्रेन और रूस का वार शुरू हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे एक धारणा डेवलप हुई। हालांकि इसका कोई लिटरेचर रेफरेंस लिटरेचर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो हमने देखा, जो महसूस किया, जो समझा, चूंकि हम पॉलिटिकल के विद्यार्थी हैं, हम आप सब पॉलिटिकल के विद्यार्थी हैं और हम अपने अपने हर चीज को अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो हमने ये महसूस किया कि अगर हम माने कि अमेरिकी मिलिट्री के जो है पैरेलल अगर हम रशियन मिलिट्री को मान ले, तो क्या यूक्रेन और रशिया के वार में ऐसा देखने को मिल रहा है? यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन फिर भी वो रशिया की जो मिलिट्री है उसको अच्छे ढंग से जवाब दे रही है और इतने लंबे समय से यह वार चल रहा है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी अगर मिलिट्री किसी देश की मानी जा रही है, या सबसे कैपेबल, सबसे स्मार्ट और सबसे जो है वह टेक्निकली जो है सबसे स्ट्रांग अगर मिलिट्री किसी की मानी जा रही है तो वह अमेरिकन मिलिट्री को मानी जाती है। और अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, तो इजराइल की मिलिट्री को भी हम एक कैपेबल मिलिट्री के रूप में देख सकते हैं। तो अगर आपकी मिलिट्री कैपेबल है, अगर आपकी मिलिट्री ट्रेंड है, अगर आपकी मिलिट्री के पास अच्छे इक्विपमेंट है, अच्छे आर्म्स हैं, अच्छे जो है वेपन्स हैं, तो यह माना जाता है कि आपकी मिलिट्री जो है वह कैपेबल है। जैसे अगर हम इंडिया को एग्जाम्पल के रूप में लें, तो आज हम अगर अपनी मिलिट्री की बात करते हैं, अगर हम आज की इंडिया को पास्ट की इंडिया से कंपेयर करें, तो हमारी जो पास्ट में जो हमारी मिलिट्री सेम है, लेकिन जो पास्ट में हमारी मिलिट्री थी उसके पास जो कैपेबिलिटी थी वह शायद इस लायक नहीं थी, क्योंकि वह जो है नो डाउट कि अपने मनोबल से, अपने सोल के जो अपने इंस्पिरेशन है, अपने उनका जो अपना मनोबल है, उसके आधार पे, वो अपने करेज के आधार पे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, अगर हम सुविधाओं की बात करें, अगर हम वेपन्स की बात करें, तो तब की मिलिट्री में और आज की मिलिट्री में जमीन आसमान का फर्क है। साथ ही साथ अगर हम इजराइल को एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो इजराइल की मिलिट्री ने वर्ल्ड को यह मैसेज दे दिया है कि अगर आप टेक्निकली, अगर आप डेवलप्ड हैं, अगर टेक्निकली आप स्ट्रांग हैं, तो आप अपने मिलिट्री को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल एक छोटी सी कंट्री है और छोटी सी कंट्री के होते हुए भी वो अपने टेक्निक के दम पे, अपने टेक्निकली स्ट्रांग या अपने ट्रेन मिलिट्री के दम पे आज वह जो है लगातार इस्लामी कंट्रियों को टक्कर दे रहा है, उनसे लड़ रहा है और वो अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास मिलिट्री नहीं है, अगर मिलिट्री के पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, अगर हथियार नहीं है, सुरक्षा के अच्छे साधन नहीं है, उनके पास फ्री जो है, अगर उनको जो है, अगर उनके पास करेज नहीं है, तो यह मान के चलिए कि आपका जो नेशनल पावर है वह कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता। तो अगर आपकी मिलिट्री कैपेसिटी डेवलप होती है, मिलिट्री कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मिलिट्री है उसका करेज बढ़ता है, उसका जो है, उसकी जो क्षमता है, उसमें जो साहस है वो साहस बढ़ता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मिलिट्री का जो सुधार हुआ है, मिलिट्री में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, इससे कहीं ना कहीं हमारी मिलिट्री मजबूत हुई है और हमारा नेशनल पावर इससे ग्रोथ किया है और उसने इंक्रीज किया है अपने आप को। फिर जो है यह भी मायने रखती है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नो डाउट नेशनल पावर के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वह एलिमेंट के रूप में काम करता है। क्योंकि अगर आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जैसे बात करें हम, तो ऐसा नहीं कि सरकारें हमारी खराब है या सरकारें हमारी भूल बोलती नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो सरकार है वो दो तरह से फॉर्म होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के नाते हमें यह चाहिए कि हमारा जिसका भी हाउस में अगर मेजोरिटी होगी वो उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। अगर किसी भी एक पार्टी की अगर मेजोरिटी नहीं है तो वह अलायंस बना के या गठबंधन करके एक सरकार का, अपनी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो अलायंस की पॉलिटिक्स है और जो एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी की पॉलिटिक्स है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी है वह अपनी डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस ले सकती है, लेकिन जब अलायंस की सरकार बनती है तो अलायंस की सरकार में गवर्नमेंट को बोल्ड डिसीजन लेने से पहले अपने जो अलायंस के मेंबर्स हैं उनसे राय मशवरा लेना पड़ता है, उनका कंसेंट लेना पड़ता है।
कि हम अगर वार भी अनाउंस कर रहे हैं या हम कोई ऐसा कुछ भी कोई स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, तो हमें उनकी सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर बिना उनकी सहमति के हमने कोई स्टेप ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वह हमसे अपना समर्थन वापस लेके हमारी सरकार को खत्म कर दे या गिरा दे। तो सरकार का स्तर, हमारा ढांचा जो है वह भी इम्पोर्टेंट है, वह भी जो है एक नेशनल पावर के रूप में, जैसे अगर फुल मेजोरिटी की सरकार है तो बोल्ड डिसीजन ले लेगी, क्योंकि जनता ने उस पर भरोसा दिलाया है, जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता ने उस पर भरोसा देके उसको जो है डिसीजन लेने के लिए, सेल्फ डिसीजन लेने के लिए जो है वह उसको जिता के भेजा हुआ है या उसको सरकार के रूप में चयनित किया है। तो अगर जो है जनता अगर उससे अपेक्षा करती है, अगर जनता जो है अगर उसको चुन के भेजी है, तो इसका मतलब है कि वह उस सरकार की अपेक्षा है कि वह जो है सही डिसीजन ले और सेल्फ डिसीजन ले। तो अगर सरकार का स्ट्रक्चर, अगर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वह अगर डेमोक्रेटिक है, तो वह जो है डिसीजंस अपनी जनता की इच्छा के आधार पर ले सकती है। अगर वह मेजोरिटी में है तो सेल्फ डिसीजन ले सकती है। अगर वह अलायंस की सरकार है तो अपने अलायंस के गठबंधन के साथ ले सकती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट रोल है सरकार का, कि सरकार का स्ट्रक्चर भी नेशनल पावर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, सरकार के स्ट्रक्चर को भी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में देखा और जाना जाता है, और सरकार का जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी तरह के उसका डिसीजन लिया जाता है। अगर अगली पॉइंट की बात करें, अगले तत्व की बात करें, अगले एलिमेंट की बात करें, जो कौन से एलिमेंट, अगला एलिमेंट क्या है, तो आइडियोलॉजी को भी, विचारधारा को भी हम नेशनल पावर के एक एलिमेंट के रूप में जानते हैं। अब आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी जो है, अगर आइडियोलॉजी बेस की बात करें तो आइडियोलॉजी दो तरह की हो सकती है। एक अगर हम बात करें तो वह या तो कैपिटलिज्म होगी या कैपिटलिस्ट होगी, या फिर सोशलिज्म होगी या कम्युनिज्म होगी। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जहां तक बात है, तीसरा एक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई तरह की आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी, वो नॉन अलाइंड एंटिटी थी, कि हम जो है किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे, ना हम कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे, ना हम कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे। विचारधारा भी, आइडियोलॉजी भी कहीं ना कहीं नेशनल पावर का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो अलायंस बनते हैं, जो संगठन बनते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें आइडियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है। अगर हम बात करें तो जितने भी नाटो के मेंबर हैं वो सब सेम आइडियोलॉजी वाले कंट्रीज, मतलब वह सारे देश जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनका एक जो है कह सकते हैं कि मिलिट्री एसोसिएशन है या एक सिक्योरिटी एसोसिएशन के रूप में उन्होंने नाटो का गठन कर दिया, नाटो का जो है वह निर्माण किया। अब अगर आइडियोलॉजी आपकी कैपिटलिज्म से है तो आप नो डाउट कि नाटो से अट्रैक्ट होंगे, या नाटो की तरफ, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट होंगे और उसके मेंबरशिप लेने का प्रयास करेंगे। अगर आप कैपिटलिज्म के अलावा अगर आपके दिमाग में कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है, तो आप नो डाउट कि रूस और उसके समर्थित देशों में, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देशों से अटैच करेंगे। तो जैसी आपकी आइडियोलॉजी होती है, आप उस तरह के देशों के साथ समझौता या फिर ट्रीटी करते हैं, या फिर या कह सकते हैं कि उन देशों के साथ आपका जो रिलेशन है वह क्लोज होता है। क्योंकि आप खुद देखो कि आप जब, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारा जैसा विचार होता है, हमारी जैसी आइडियोलॉजी होती है, हमारे जैसे विचार होते हैं, हम अपने विचारों के आधार पर ही अपने मित्रों का चयन करते हैं, उसी आधार पर अपने मित्र, तो हमें महसूस होता है कि यह जो कह सकते हैं कि जो विचारधारा है, विचारधारा का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि विचारधारा के आधार पे ही किसी भी देश की जनता अपनी सरकार का समर्थन करती है। अगर कोई देश है, कि कोई भी देश है, तो अगर देश की सरकार है तो वह विचारधारा के आधार पर जन समर्थन लेने का प्रयास करती है। अगर विचारधाराओं को हम माने तो अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में चार तरह की मुख्य विचारधाराएं हमको दिखाई देती हैं: नाजीवाद, फांसीवाद, साम्यवाद और रूसीवाद। नाजिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। तो इन चारों में अगर हम देखें तो चारों में से तीन जो है, जैसे नाजिज्म है, फासिज्म है और कम्युनिज्म है, इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, तीनों में विवाद दिखाई देता है। और 1990 के बाद, 1990 के बाद हम तो जब यूएसएसआर टूट जाता है, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह दो जो आइडियोलॉजी है, जैसे फासिज्म और नाजिज्म,
या दोनों तरह की आइडियोलॉजी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप को प्रमोट करने वाली आइडियोलॉजी थी, तो यह दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम 1990 के बाद की बात करें, जब यूएसएसआर टूटता है, तो हम देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड जो है अब ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, पूरा वर्ल्ड एक विलेज के कॉन्सेप्ट में काम करता है, पूरा वर्ल्ड बाउंड्रीलेस ट्रेड की बात करता है। अब जो है ज्यादा लिबरल हो गया है वर्ल्ड, जो है ज्यादा लिबरल होने की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी प्रोवाइड कराने की बात करता है। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, या कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वह ज्यादा बेनिफिशियल होने लगा। और वर्ल्ड के जितने भी कम्युनिस्ट देश थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी को चेंज किया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, धीरे थोड़ा ज्यादा कम, लेकिन सबने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया और अपने जो है आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से परिवर्तित करके सिचुएशन के आधार पे उसको हैंडल करने की कोशिश की। तो हर देश अपनी आइडियोलॉजी के आधार पे, अपने विचारधारा के आधार पे यह कोशिश करता है, यह प्रयास करता है कि उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी विचारधारा को जो है वह नेशनल पावर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए, नेशनल पावर के रूप में वह एक एलिमेंट के रूप में अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करे और वह उसे अपने नेशनल पावर के रूप में स्टेबल करने की कोशिश करता है। अगला जो एलिमेंट है वह जो है वह मनोबल, या कह सकते हैं कि मनोबल है, या फिर मनोबल को अगर हम बात करें तो वह एक इनर पावर की तरह होता है, एक हिडन एलिमेंट है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस यह सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में भी माना जाता है। क्योंकि किसी भी सरकार की जो कह सकते हैं कि कैपेसिटी को अगर हमें जज करना है, तो हमें यह जानना होगा कि उस सरकार पर उसकी पब्लिक को कितना बिलीव है, कितना फेथ है, कितना उससे लगाव है, वो कितना उस पर भरोसा करती है। साथ ही साथ यह जो मनोबल है, यह जो इनर पावर है, वह जो है वह पब्लिक को एक तरह से मोटिवेट करने का काम करती है। अगर सरकार की कोई भी पॉलिसी है, सरकार की अगर फॉरेन पॉलिसी पे अपनी ही पब्लिक का भरोसा ना हो, अपनी ही पब्लिक का विश्वास ना हो, अगर सरकार पे जनता भरोसा नहीं करती है, सरकार की पॉलिसी पे जनता भरोसा नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है और जनता सरकार के साथ नहीं है। तो इस तरह से इसको नेशनल पावर के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अतः जब मनोबल जो है वह इस तरह से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है या देखा जा सकता है कि जनता का अपनी सरकार पे कितना भरोसा है, जनता अपनी सरकार के लिए क्या क्या कर सकती है। अगर हम बात करें, अगर इसको समझने के लिए हम अगर देखें, तो हम मिलिट्री को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हम आप आम सभी जो है इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन और मिलिट्री के लोग भी इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन आखिर हमारे मनोबल में और मिलिट्री के मनोबल में, जैसे मुंह से कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि हम अपने देश के लिए जान दे देंगे, या सब कह सकते हैं देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में हम आप जान देने के लिए तैयार हैं? एक छोटा सा थ्रेट, एक छोटा सा भय, एक छोटा सा फियर अगर क्रिएट हो जाए कि हम जो है अगर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे बम है, या फिर यहाँ पे जाने पे हमें खतरा है, या हम यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम वहां जा नहीं सकते, या हर संभव कोशिश करेंगे कि उस रास्ते से हम अलग हो जाएं, वहां से हम दूर हो जाएं, अपने परिवार को लेकर वहां से भाग जाएं। लेकिन क्या अगर किसी मिलिट्री मैन को यह पता चलता है कि यहाँ पे कोई थ्रेट है, कोई फियर है, कोई भय है, तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगा? नहीं, वह अकेले ही उसमें कूद पड़ेगा, वह अकेले ही उस आतंकवादियों से लड़ पड़ेगा। यह है मनोबल, यह है भरोसा, यह है विश्वास, यह है सुरक्षा की गारंटी। तो यह जो मनोबल है, यह उसे उपलब्ध कराता है, यह देता है, यह तैयार करता है, यह तत्पर करता है। तो किसी भी देश के नेशनल पावर में मनोबल का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, और यह एक हिडन या इनर कैपेबिलिटी है जो किसी भी नेशनल पावर को के अंदर होती है, या नेशनल पावर के रूप में आइडेंटिफाई की जाती है। क्योंकि जनता का विश्वास, जनता का भरोसा, अगर इंडिया ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे सरकार और जनता का वह मनोबल ही था जिसने उन सैनिकों को यह प्रेरणा दी, उन सैनिकों को मोटिवेट किया कि वह पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी संगठनों को मार सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो यह जो मनोबल है, यह अपनी जनता को इतना कैपेबल बनाता है, अपनी जनता की कैपेसिटी को इतना डेवलप करता है, अपनी जनता की कैपेसिटी को इतना बढ़ाता है कि वह जो है इस स्थिति में अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपने डिसीजंस को क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को ले सकते हैं, और जनता उस पर
भरोसा देती है कि आप जैसे भी चाहे वैसे डिसीजंस लेके और आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम हर पक्ष में आपके साथ हैं। तो यह जो मनोबल है यह हमारे नेशनल पावर को एक बल देता है, एक कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगला जो एलिमेंट है जो नेशनल पावर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है या नेशनल पावर के एलिमेंट के रूप में जिसको जाना जाता है या माना जाता है वह है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी सबसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कारगर विपंस या एलिमेंट है। मैंने विपंस इसलिए यूज किया क्योंकि हर जगह डिप्लोमेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सबसे कारगर जो है वह यार है, जिससे वह अपने कोई भी देश, कोई भी एक्टर, कोई भी कर्ता, कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करता है। डिप्लोमेसी जो है वह जितनी कारगर होगी नेशनल इंटरेस्ट उतना ही आसानी से अचीव हो जाएगा और नेशनल पावर के इंक्रीज करने में राष्ट्रीय हित का भी योगदान होता। तो जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी वह सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है इसका नेशनल पावर का, क्योंकि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तब आपके बाकी सारे पावर एक्टिव होते हैं। आपकी डिप्लोमेसी कितनी कारगर है, कितनी अच्छी है, यह आपके नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे इसको जज किया जा सकता है या इसको जाना जा सकता है। क्योंकि अगर आपका नेशनल पावर अगर आपकी कंट्री जो है वह अगर कैपेबल है तो आप जो है अपने इस नेशनल पावर के को आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी के माध्यम से आप अपने सारे नेशनल इंटरेस्ट को चाहे तो आसानी से अचीव कर लेते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। अब डिप्लोमेसी यूज कौन करता है? डिप्लोमेसी यूज हमारे जो है वह लीडर करते हैं, और लीडर भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को, अगर हमारे अच्छे राजनयिक हैं, अगर अच्छे हमारे पास डिप्लोमेट हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी सारी चीजों को, अपनी सारी रिक्वायरमेंट को आसानी से फुलफिल कर सकते हैं, आसानी से अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमेसी को यूज करने वाला जो लीडर है, जो डिप्लोमेट है, वह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्योंकि डिप्लोमेसी को यूज करने वाले को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और डिप्लोमेसी जितने अच्छे तरीके से यूज होगी, हमारा नेशनल पावर उतना ही अच्छे तरीके से इंक्रीज होगा, हमारा नेशनल पावर उतनी अच्छी तरीके से अपने आप को स्टेबल करेगा। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, अपने नेशनल पावर के एलिमेंट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वह जितनी कारगर होगी, हमारा नेशनल पावर उतना ही बेहतर और अच्छा होगा। हमने जो है अभी नेशनल पावर के एलिमेंट की चर्चा कर ली। हालांकि मैंने आपसे बोला था कि हम इसको थोड़ा ब्रीफली एनालाइज करेंगे, ब्रीफली इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो नेशनल पावर के जितने भी एलिमेंट हैं, वह एलिमेंट नेशनल पावर को इंक्रीज करने को या फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए या एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या तत्व के रूप में होते हैं। अब हम देखते हैं कि नेशनल पावर का जो मैनेजमेंट है वह कैसे किया जाता है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के, बिना नेशनल पावर के मैनेजमेंट के अपने नेशन, क्योंकि हर कंट्री, लगभग हर कंट्री कैपेबल है, हर कंट्री के पास अपनी कैपेसिटी है, हर कंट्री जो है अपने तरीके से इसको हैंडल करती है, नेशनल पावर को यूज करती है, और हर कंट्री के पास अपनी अपनी कैपेबिलिटी या अपने अपने कह सकते हैं कि अपनी अपनी कैपेबिलिटी है या अपने अपने जो है वह क्षमता है। उस क्षमता के आधार पे जो है वह अपने नेशनल पावर को यूज करती है। तो अगर हम बात करें कि इसका प्रबंधन कैसे होता है, फिर इसका मैनेजमेंट कैसा है, कि वह इसको सही ढंग से कैसे व्यवस्थित किया जाए या सही ढंग से कैसे इसको मैनेज किया जाए। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि आखिर शक्ति संतुलन पे किस तरह से मैनेजमेंट बनाया जाए, तो मान लीजिए कि जैसे माना जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी नेशन को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जा सकता, इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया जा सकता कि वह पूरे विश्व को अपने आधिपत्य में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले, और वह जो है एक सॉवरेन, अपने आप को सॉवरेन के तरह बिहेव करने लगे। तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में लेके, और अगर एक सॉवरेन की तरह, अगर एक सुपर पावर की तरह अगर वो बिहेव करने लगता है, तो इसका मतलब है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो उसके कंट्रोल में आ गया, और यह पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक पॉजिटिव मैसेज नहीं हो सकता।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए या व्यवस्था बनाएगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो नेशनल पावर्स हैं उनके ऊपर या उनके जो है विस्तार के ऊपर या उनके डेवलपमेंट पे जो है कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई कि अगर यह लिमिटेशंस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री इतनी कैपेबल बन जाएगी, कोई ना कोई कंट्री जो है अपने आप को इतना कैपेबल बना लेगी कि वह जो है क्या करे कि वह अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में अपना बिहेव करने लगे या एक सुपर पावर के रूप में अपने पॉलिसीज बनाने लगे। तो अगर हम बात करें उसमें लिमिटेशन की, तो उसमें सबसे जो पहला है वह शक्ति संतुलन है। शक्ति संतुलन का मतलब बैलेंस ऑफ पावर है। फिर जो है दूसरा जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को माना जाता है, या लिमिटेशन है कि बैलेंस ऑफ पावर है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल लॉ है, फिर इंटरनेशनल मोरालिटी है, फिर जो है इंटरनेशनल जो है वह पब्लिक ओपिनियन है। हम यह सारी चीजें हैं जो नेशनल पावर के ऊपर एक लिमिटेशन के रूप में काम करती हैं। अब फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो लिमिटेशन लगाई गई है नेशनल पावर के ऊपर, जो लिमिटेशन लगाई जाती है या नेशनल पावर के ऊपर जो है एक लिमिटेशन जो क्रिएट की गई है या बताई गई है, तो हम बात करते हैं तो उस लिमिटेशन की, तो देखेंगे कि उस लिमिटेशन में हमारे हम अगर बात करते हैं तो आता है कि सबसे पहला जो लिमिटेशन है जो लगाया गया है बैलेंस ऑफ उस पे नेशनल पावर पे, तो सबसे पहला लिमिटेशन बैलेंस ऑफ पावर का है, जिसे शक्ति संतुलन के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसे सामूहिक सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। तीसरा है इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून। चौथा है इंटरनेशनल मोरालिटी या अंतरराष्ट्रीय नैतिकता। और अगला जो है वह इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, अंतरराष्ट्रीय जनमत है। तो हम जब इन सारे लिमिटेशन को की बात करते हैं तो आप यह देखिए कि इनमें से जो पहले दो हैं, मतलब बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी या फिर शक्ति संतुलन या फिर सामूहिक सुरक्षा, यह जो है वह सही में अगर इसको एनालाइज किया जाए तो हमें दिखाई देगा कि यह पावर मैनेजमेंट के मेथड्स हैं, तरीके हैं, न कि यह लिमिटेशन है। मतलब यह पावर मैनेजमेंट है, कैसे पावर को बैलेंस किया जाए, कैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी दिया जाए। तो यह जो है पावर मैनेजमेंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी या बैलेंस ऑफ पावर जो है वह पावर मैनेजमेंट के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। और बाकी जो है तीन, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल मोरालिटी है या इंटरनेशनल जो है पब्लिक ओपिनियन है, यह तीनों जो है वह एक लिमिटेशन के रूप में काम करते हैं, एक बैरिकेटर के रूप में काम करते हैं, और यह जो है पावर के बैरिकेटर से लिमिटेशन के रूप में काम करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि अगर इसके पहले को ले ले, बैलेंस ऑफ पावर को ले ले, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वह एक मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। किस पे? शक्ति संतुलन जो है वह नेशनल पावर पे एक बैलेंस के रूप में काम करता है, एक जो है मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की, तो हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाली, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को व्यवस्थित करने वाली, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मैनेज करने वाली एक व्यवस्था के रूप में है। क्योंकि शक्ति संतुलन में होता क्या है कि जैसा कि शब्द से ये बैलेंस ऑफ पावर, ये पावर को बैलेंस करने वाला एक मेथड है या शक्ति को संतुलित करने वाला एक मेथड है। इसमें होता क्या है कि एक राज्य कभी भी ऐसे किसी राज्य को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया जाता है, इतना कैपेबल नहीं होने दिया जाता है कि उससे दूसरे देश को खतरा हो जाए, दूसरे राज्य को खतरा हो जाए, दूसरे राज्यों को एक थ्रेट या फियर क्रिएट हो जाए। तो इसमें एक देश या कई सारे देश आपस में मिलकर सामने वाले के पावर को बैलेंस करते हैं, सामने वाले के पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में वाले हम एग्जाम्पल के रूप में दे दें कि खली है, जो रेसलर है ना, खली है, और दूसरे तरफ कोई भी हो, मतलब कोई एक ऐसा बच्चा जो दुबला पतला हो, आप में से कोई हो सकता है, या मैं ही, मुझे ही मान लीजिए मैं हूं, तो क्या मैं खली को कितने देर तक कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं। खली के पावर में मेरे पावर में जमीन आसमान का फर्क है। खली जो है ज्यादा मजबूत है और जब चाहेगा तब मुझे हरा सकता है। लेकिन मैं उसके बैलेंस को अगर मुझे उसके पावर को बैलेंस करना है, मतलब मुझे उसके शक्ति को बैलेंस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस एक खली के अगेंस्ट अपने 3-4 लोगों को साथ मिलकर एक ग्रुप बना के, एक संगठन बना के मैं खली से लड़ सकता हूँ, उसका जवाब दे सकता हूँ। या फिर खली के ऊपर एक थ्रेट या एक फियर क्रिएट कर सकता हूँ कि अगर वह सोच रहा है कि मैं अकेले हूँ तो मुझे हरा देगा, तो अगर 3-4 लोग मिल जाएंगे तो उसके दिमाग में एक थ्रेट या भय पैदा हो जाएगा कि नहीं, हो सकता है कि वो 3-4 मिलकर हमको हरा दें। तो इस तरह से यह बैलेंस हो जाता है। और इससे होता क्या है कि इससे कोई भी कंट्री डायरेक्ट वार कंडक्ट करने से डरती है।
तो बैलेंस पावर जो जो शक्ति संतुलन है या बैलेंस ऑफ पावर है, हालांकि इसको हम अलग लेक्चर में इसको अच्छे से डिफाइन भी करेंगे, लेकिन हम इसमें जो अब जब हम नेशनल पावर के बैरिकेटर्स या लिमिटेशन या मैनेजमेंट की जब बात हम इसको पढ़ रहे हैं, तो यह जो है वह इसका जो शक्ति संतुलन का काम है, यह इस स्थिति को क्रिएट होने से बचाना है कि वार डायरेक्ट वार कंडक्ट ना हो। जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो गोल्डन एरा अगर हम कहें बैलेंस ऑफ पावर का जो गोल्डन एरा है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर अगर है इसका मतलब है कि डायरेक्ट वार कंडक्ट नहीं होगा, और जो ही डायरेक्ट वार कंडक्ट होता है इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पावर फेल हो चुका है। तो बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम गोल्डन एरा की बात करें तो 1814 से लेके 1914 तक के एरा को, एक टाइम को जो है हम एक गोल्डन एरा, बैलेंस ऑफ पावर के गोल्डन एरा के रूप में मानते हैं और जानते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है इसका मतलब यह है कि वह जो है वह उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्टर्स के या कंट्रियों के जो क्या करता है, उसके जो पावर्स को इंक्रीज होने से या रोकता है, या फिर यह कह लीजिए कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को बनाता है, पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब वो मेथड कौन कौन से हैं जिससे जो है हम शक्ति संतुलन को बैलेंस कर सकते हैं, या शक्ति संतुलन को जो है वह कौन से ऐसे मेथड है जिससे बैलेंस ऑफ पावर को जो है हम आसानी से क्रिएट करते हैं या बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वह है पे ऑफ, क्षतिपूर्ति। हम क्षतिपूर्ति के माध्यम से बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी नेता ने किसी कंट्री के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको नुकसान कर दिया, तो उस कंट्री का उस कंट्री के दिमाग में, उस नेशन के दिमाग में यह कॉन्सेप्ट होगा कि उसने मेरा जितना नुकसान किया है या तो उसकी भरपाई कर दे, नहीं तो डायरेक्ट वार कंडक्ट करेंगे, या तो उसके अगेंस्ट युद्ध छिड़ जाएगा। तो यह जो पे ऑफ है, क्षतिपूर्ति है, वह भी बैलेंस करने का एक माध्यम है। यह भी पावर को बैलेंस करने का एक विषय माध्यम के रूप में होता है कि कोई भी देश अपने हुई क्षति के रूप में क्षतिपूर्ति को प्राप्त करके और उसको क्या कर देता है, मैनेज कर देता है या बैलेंस कर देता है। दूसरा है, अगर बैलेंस की बात, बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट जो है, संधि या समझौते द्वारा जो है हम पावर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि कोई भी देश अगर है, मान लीजिए कोई भी देश है, तो अगर उसमें जो है शक्ति का अगर क्षतिपूर्ति के द्वारा उसके अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया जाए, अगर उस पे ऑफ के द्वारा अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि क्षतिपूर्ति के द्वारा पावर को बैलेंस करने की कोशिश की गई। और इसी तरह सेम अगर क्षतिपूर्ति के बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कोई अगर किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो उसको जो है वह ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, संधि या समझौते के द्वारा क्या किया जाता है, उसे बैलेंस बनाने की कोशिश किया जाता है। और यह जो ट्रीटीज है, यह जो कह सकते हैं कि यह जो फ्रेंडली ट्रीटीज है या मैत्री संधियां हैं, वह बैलेंस ऑफ पावर का महत्वपूर्ण एलिमेंट या महत्वपूर्ण जो है मेथड है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम किसी भी किसी भी कंट्री के साथ, जैसे मैंने अभी आपको खली का एग्जाम्पल दिया, तो अगर खली के अगेंस्ट मुझे लड़ना है, खली के अगेंस्ट अगर मुझे कोई एक्शन लेना है, तो हम जो है हर संभव कोशिश करेंगे कि हम कुछ समझौते या ट्रीटी कर लें या समझौते कर लें जिसके द्वारा जो है यह वार की कंडीशन को खत्म किया जा सके। या फिर अगर खली के पावर को बैलेंस करना है तो हम आपस में अपने मित्रों के साथ समझौता कर ले कि मेरे पे जो आक्रमण होगा वो तुम लोगों पे आक्रमण समझा जाएगा, अतः अगर तुम्हारे पे आक्रमण होता है तो मैं शामिल होऊंगा, या मैं अपने पे मानूंगा कि मेरे पे आक्रमण हो गया। तो इस तरह की ट्रीटी करके हम अगले के पावर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अगले के पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यह जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का, इसमें क्षतिपूर्ति भी आती है, इसमें ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। फिर जब हम बात करें किसी अगर अगले पॉइंट की कि बैलेंस ऑफ पावर के मेथड्स क्या क्या हैं, तो यह जो है कहीं ना कहीं आर्मामेंट या डिसआर्मामेंट भी बैलेंस ऑफ पावर का एक मेथड हो सकता है। क्योंकि अगर आर्मामेंट है, मान लीजिए कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, अगर वह लगातार हथियारों का निर्माण कर रहा है, लगातार हथियार खरीद रहा है, लगातार हथियारों को स्टोर कर रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नए नए इक्विपमेंट बना रहा है, तो हमें भी उसके पावर को बैलेंस करने के लिए अपने यहाँ इस तरह के काम करने पड़ेंगे। हमें अपने यहाँ इस तरह की कैपेसिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसके पावर के साथ अपने पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वह पावर में है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, हमारे लिए खतरा हो सकता है।
तो हमें जो है अपने पावर को भी लगातार कंटिन्यूअस जो है उसके पैरेलल इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने पावर के द्वारा उसके पावर को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक जो है वह बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट ही नहीं होगा या शक्ति संतुलन स्थापित नहीं होगा। तो यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पावर के साथ साथ उसके पावर को बैलेंस करें, हम अपने पावर को इस तरह से इंक्रीज करें कि उसको हमारा पावर उसके पावर को, हमारी शक्ति उसके शक्ति को बैलेंस करे। और जब तक ऐसा नहीं होगा इसके लिए हमें सशक्तिकरण की बात करनी होगी, या फिर अगर हमने शस्त्र बना लिया है तो हमें निशस्त्रीकरण की बात करनी होगी। तो चाहे आर्मामेंट या डिसआर्मामेंट दोनों जो है वह नेशनल पावर के ऊपर या फिर कह लो बैलेंस ऑफ पावर का एक मेन एलिमेंट के रूप में हम इसे जानते या देखते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त जो है, इसके अलावा अगर हमें दिखाई देता है, अगर हमें समझ में आता है कि वह कौन कौन से कह सकते हैं कि वह कौन कौन से मेथड है जिससे हम नेशनल पावर को कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर शक्ति संतुलन को बनाए रख सकते हैं। तो इसमें जो है जो है आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट के बाद जो अगला पॉइंट है जो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंस ऑफ पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वह होता है बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब है कि दो बड़ी शक्तियों को जो जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें तो दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक ऐसा राज्य होता है जो दोनों के पावर को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में देख लें तो भारत और चाइना है, तो भारत और चाइना के बीच कहीं ना कहीं तिब्बत था, ठीक, तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में था। अगर हम देखें तो दो बड़ी शक्तियां अगर हैं, दो पावरफुल स्टेट हैं या दो बड़े जैसे कंट्रीज हैं या दो बड़े देश हैं जिनके बीच आपस में टक्कर की गुंजाइश है, या ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है कि यह दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ सकते हैं, तो उन दोनों देशों के बीच में जो देश होता है उसको जो है बफर स्टेट या मध्यवर्ती राज्य के रूप में माना जाता है। यह मध्यवर्ती राज्य दोनों के पावर को बैलेंस करता है, क्योंकि आपको अगर लड़ना होगा, आपको उस तक पहुंचना होगा, तो आपको पहले उस राज्य को जीतना होगा, उस राज्य को जीत के ही वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से जो कहा जा सकता है कि जो बफर स्टेट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, वह जो है पावर को बैलेंस करने वाले एलिमेंट के रूप में काम करता है। और यह एक मेथड भी हो जाता है, एक तरीका भी हो जाता है कि उसके पावर को क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल दें यूरोपीय कंट्रीज के रूप में, तो पोलैंड जो है रूस और जर्मनी के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगर रूस को जर्मनी पे आक्रमण करना है या जर्मनी को रूस पे आक्रमण करना है, तो पोलैंड को बीच में पोलैंड आना ही आना था। पोलैंड को बिना पार किए न जर्मनी रूस पे जा सकती है, न रूस जर्मनी पे जा सकता है। तो इसका मतलब है कि यह दोनों इसको कंट्रोल कर रहा है कि इनके बीच में दोनों आ जाते हैं। मध्यवर्ती राज्य का मतलब या मिडिल स्टेट या बफर स्टेट का मतलब है कि बीच बचाव करने वाला देश। आसानी से समझने के लिए आप यह समझ सकते हैं कि जैसे हम आप दो लोग अगर कोई आपस में झगड़ा कर रहा है तो कोई बीच में आके बीच बचाव करने लगता है या बीच में आके खड़ा हो जाता है, तो हम जो है अक्सर कंट्रोल में आ जाता है। सेम इसी तरह बफर स्टेट की जो भूमिका होती है दो बड़े राज्यों के बीच। अगर हम कॉलोनी एरा की बात करें तो कॉलोनी एरा में जब हम ब्रिटिश कॉलोनीज के रूप में इंडिया थे, तो इंडिया के और रूस के बीच में जो है वो अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में था। तो इस तरह से यह एक बफर स्टेट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो क्या करता है कि जो है उन दोनों के बीच के पावर को कंट्रोल करता है, दोनों के पावर को कंट्रोल करता है और बैलेंस बनाता है। तो इस तरह बफर स्टेट भी एक क्या है, एक मेथड है या एक एलिमेंट है बैलेंस ऑफ पावर को। फिर जो है इंटरफियर करके भी बैलेंस किया जा सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो हम देखें कि भारत और अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अमूमन ऐसा होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो इंटरफियर कौन करता है, यूएनओ इंटरफियर कर देता है चाइना के मामले में। या फिर हम जो है कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कंट्री है जो डिक्टेटर की तरह काम करता है या ऑटोक्रेटिक की तरह काम करता है या सुपर पावर की तरह काम करने लगता है, तो उसमें इंटरफियर करके भी उसको पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके पावर को बैलेंस किया जा सकता है। तो कोई किसी भी कंट्री के पावर को बैलेंस करने के लिए, पावर को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वह इंटरफियर भी हो सकता है या नॉन इंटरफेरेंस भी हो सकता है, क्योंकि हस्तक्षेप करना भी जरूरी होता है या हस्तक्षेप भी जरूरी होता है, क्योंकि यह दोनों जो है वह बैलेंस पावर को बैलेंस करने के एलिमेंट के रूप में काम करते हैं। फिर जो है अगर हम देखें
तो जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, यह भी बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस करने के लिए का एक एलिमेंट या साधन के रूप में काम करती है। जैसे हम देखें कि ब्रिटिश एरा में भारतीय जो इंटरनेशनल जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स होते थे वह क्या करते थे, वह इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ही फॉलो करते थे। और यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आप जो है किसी अलायंस को, किसी भी कंट्री को अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके चाहे तो बैलेंस बना सकते हैं, चाहे तो उनके बीच किसी तरह का मतभेद शुरू करके या उनके साथ जो है आपस में शक्तिशाली जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनके आपस में फूट डाल के या फिर यह कहो कि आपस में उनकी कॉन्फ्लिक्ट करके भी आप पावर को बैलेंस कर सकते हो। जैसे अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका और रूस या दोनों विश्व की जो सबसे बड़ी ताकत थी, विश्व की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, यह दोनों आपस में एक साथ लड़ रही थी। और जब यह एक साथ लड़ रही थी, अगर इनके आपस में जो है, अगर इनके पास इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता, अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता तो पूरे वर्ल्ड पे यह दोनों एक साथ शासन कर रहे होते, या अगर एक साथ यह हो जाते तो पूरा वर्ल्ड इनके कंट्रोल में हो जाता। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अगर हम माने तो यह डिवाइड एंड रूल का एग्जांपल हो सकता है कि अगर यह दोनों आपस में अलग अलग हो गई, इस तरह से पूरे वर्ल्ड को गवर्न करने वाली यह दोनों शक्तियां आपस में एक दूसरे की पावर को बैलेंस करती है। कोल्ड वॉर को अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर में यह दोनों अपने पीक पे थे, यह दोनों सुपर पावर अपने अपने पीक पे थे, और दोनों सुपर पावर खुद ही इतना कैपेबल थे कि यह किसी को एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन यह जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, इसने या फिर यह कह लो कि यह जो बैलेंस ऑफ पावर है, इसने इन दोनों के पावर को कंट्रोल किया। और कोल्ड वॉर इतना जो है कॉन्फ्लिक्टफुल होने के बाद भी, इतना जो है वह पीक पे होने के बाद भी कभी भी कोल्ड वॉर डायरेक्ट वॉर में कंडक्ट नहीं हुआ। तो यह जो बैलेंस ऑफ पावर की जो पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पावर का जो कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, यह कहीं ना कहीं नेशनल पावर को कंट्रोल करने में, नेशनल पावर के मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल देता है, एक इम्पोर्टेंट जो है वह कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। फिर हम आ जाते हैं अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी में आए, क्योंकि जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा है, यह कहीं ना कहीं राज्य को क्या करता है, युद्ध होने से, वार कंडक्ट होने से रोकता है या शक्ति के विस्तार को रोकता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वह कहा जा सकता है कि यह एक मांग है, यह एक रिक्वायरमेंट थी, वर्ल्ड रिक्वायरमेंट थी। इसमें होता क्या है कि इसमें किसी भी नेशन के, किसी भी कंट्री के पावर के इंक्रीजमेंट को, पावर के डेवलपमेंट को रोकने के लिए, या फिर वह इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले ले, तो इसको, इस व्यवस्था को, इस धारणा को रोकने के लिए होता क्या है कि कई सारे देश आपस में मिलकर, आपस में समझौता करके, आपस में एक यूनिटी बना के वह करते क्या है कि वह पावर को बैलेंस करने की काम करते हैं। वह जो है अपनी जैसे कोई भी कंट्री है वो खुद अपने आप को सुरक्षित करने में सफल नहीं है, तो करता क्या है कि वह कई सारे कंट्री के साथ आपस में मिलकर एक गुट बना लेता है, एक संगठन बना लेता है, एक जो है समझौता बना कर लेता है, और एक ग्रुप बना के वो अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर हम देखें तो नाटो, वार्सा पैक्ट, यह सब एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के एग्जाम्पल है। हालांकि यह जो धारणा थी, यह एंशिएंट वर्ल्ड में पाई जाती थी। कई सारे देश आपस में जो है समझौता करके एक संघ और एक यूनियन का निर्माण कर लेते थे, एक अलायंस का निर्माण कर लेते थे, और वह इस तरह के समझौते करते थे कि अगर आप पे आक्रमण होता है तो माना जाएगा कि मेरे पे आक्रमण है, अगर मेरे पे आक्रमण होता है तो माना जाएगा कि आप पे आक्रमण है। तो इस तरह का जो कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह कॉन्सेप्ट तेजी से डेवलप हुआ और तेजी से देखने को आया। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है सिक्योरिटी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें एक देश यह सोचता है कि हम अपने अकेले सिक्योरिटी को, अपने आप को प्रिजर्व करने में, अपने आप को सिक्योर करने में, अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में भी मैं कैपेबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए वो करते क्या है, वह आपस में एक यूनिटी बनाते, एक समझौता करते, एक संगठन बनाते हैं, और इस संगठन के द्वारा वह
आपस में समझौता करके, आपस में एक ग्रुप बनाकर वह क्या करते हैं, वह एक तरह से अपने आप को सिक्योरिटी या सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो यह जो सामूहिक सुरक्षा है, इसको आप राष्ट्र संघ के रूप में, राष्ट्र संघ को भी मान सकते हैं कि राष्ट्र संघ भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एसोसिएशन के रूप में था, क्योंकि उसमें माना जाता है था कि अगर राष्ट्र संघ का कोई भी मेंबर है, राष्ट्र मतलब लीग ऑफ नेशन का अगर कोई भी मेंबर है, अगर उस पर कोई आक्रमण होता है तो यह माना जाता है कि लीग ऑफ नेशन के सारे मेंबर्स पे आक्रमण हुआ था। तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट जो है वह लीग ऑफ नेशन के रूप में देखा जा सकता है। फिर जो है 1945 में जो फॉर्म किया गया हमारा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के ही बेस पे जो है वह सिक्योर किया गया कि यह जो है वह लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। वह लोगों से मतलब है कंट्री को, वह कंट्री को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा और कंट्री जो है इसके मेंबर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करके, अपना मेंबर बना के अपने आप को सिक्योर फील करेगी कि अगर किसी भी कंट्री पे कोई आक्रमण होता है तो अगर उसका मेंबर यूएनओ का वो मेंबर है तो यह माना जाएगा कि यूएनओ पे किसी कंट्री ने आक्रमण कर दिया या यूएनओ के मेंबर्स पे आक्रमण कर दिया। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो धारणा है, यह धारणा कहीं ना कहीं नेशनल पावर को के मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई धारणा थी, जैसे बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी या जिसको सामूहिक सुरक्षा समझा जाता है। अब हम दूसरा, इन पांचों में से जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर के रूप में हम जानते हैं, वह अगर हम उनकी बात करें लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर के रूप में, जैसे हालांकि मैं अगर आप देखेंगे तो ये पांचों को लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर के रूप में जाना जाता है, लेकिन मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि यह जो है, जो हम अगर पहला दो है जो बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसको हम मैनेजमेंट के रूप में मान सकते हैं कि एक मैनेजमेंट है जिसमें यह व्यवस्थित किया जाएगा कि कैसे बैलेंस पावर को बैलेंस किया जाए। और दूसरा जो है, जो तीन बाकी है, उसको लिमिटेशन के रूप में हम मान सकते हैं कि वह एक बैरिकेटर के रूप में, एक लिमिटेशन के रूप में काम करते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पावर पे, नेशनल पावर पे। तो पहला जो है वह इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ जो है वह कहीं ना कहीं शक्ति पे, नेशनल पावर पे एक लिमिटेशन लगाने का काम करता है, एक अंकुश लगाने का काम करता है, एक बैरिकेटर का काम करता है। और यह सबसे जो है पावरफुल कह सकते हैं कि एक एलिमेंट है, यह पावरफुल प्रोसेस है जिससे हम किसी भी कंट्री के पावर को लिमिटेड कर सकते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हर देश को अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानना ही मानना होता है, क्योंकि उनकी सहमति होती है। कोई भी अगर इंटरनेशनल लॉ बना है, फॉर्म किया गया है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन अगर बनाए गए हैं तो उसके सबकी सहमति से बनाए गए हैं। तो हर कंट्री को इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना होता है। अगर वह नहीं करता है तो उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी न किसी तरह का पनिशमेंट दिया जाता है, चाहे उसकी मेंबरशिप खत्म करके पनिशमेंट दिया जाए, चाहे उस पर अलग तरह के जो है बैरिकेडर्स लगा दिए जाए, या फिर उसके ट्रेड और उसको लिमिटेड कर दिया जाए, या फिर उससे रिलेशनशिप खत्म कर दिए जाए। तो अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी नेशन के नेशनल पावर को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी कंट्री के नेशनल पावर के इंक्रीजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी नेशनल पावर के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे कारगर और कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मेथड होता है, क्योंकि हर कंट्री को अपने नेशनल पावर के इंक्रीजमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि नेशनल पावर को जब वो इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं वो एक इंटरनेशनल थ्रेट पैदा करेगा। तो जबकि इंटरनेशनल लॉ जो है वह पीस को जो है स्टेबल करने के लिए बनाया जाता है, वार को कंडक्ट न होने की देने के लिए बनाया जाता है। तो अगर वो इंटरनेशनल लॉ के दायरे में है, अगर वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे इस चीज को मानना पड़ेगा कि अपने शक्ति के विस्तार को, अपने पावर को इंक्रीज करने का जो उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसको रोकना और संभालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वह ऐसा नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर के लिए, इंटरनेशनल सिचुएशन के लिए एक थ्रेट और एक भय के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वह किसी भी नेशन के, किसी भी एक्टर के, किसी भी राज्य के नेशनल पावर को लिमिटेड करने वाले एक मेथड के रूप में काम करता है। और वह हर संभव कोशिश करता है कि वह जो है वह क्या करे कि वह किसी भी नेशन को इतना ज्यादा पावरफुल न बनने दे कि जो पूरे इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर पे को कंट्रोल में कर ले।
पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी इंटरनेशनल सिचुएशंस हैं सबको अपने कंट्रोल में करने, तो इसको रोकने के लिए, इस व्यवस्था को रोकने के लिए, इस सिस्टम को डेवलप होने से रोकने के लिए इंटरनेशनल लॉ जो है वह एक लिमिटेशन या बैरिकेटर के रूप में काम करता है। फिर हम अगर अगली बात करें तो जो है नेशनल मोरालिटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मोरालिटी या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है वह भी कहीं ना कहीं नेशनल पावर पे एक लिमिटेशन या बैरिकेटर के रूप में काम करती है। अगर वह नहीं है, अगर ऐसे लिमिटेशन या बैरिकेटर्स नहीं लगे हैं, तो नैतिकता जो है, मोरालिटी किसी भी देश को क्या करती है, वह रोकती है कि वह अपने जो नेशनल पावर है, नेशनल पावर को इस तरह से इंक्रीज ना करे, इस तरह से डेवलप ना करे कि वो दूसरों के लिए भय या थ्रेट के रूप में स्थापित हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसे इंटरनेशनल मोरालिटी हैं जो डेवलप किए गए हैं और हर कंट्री को उन इंटरनेशनल मोरालिटी को मानना ही मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो यह जो आइडियलिस्टिक जो स्कॉलर्स थे, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर अपनी आइडियोलॉजी में किसी चीज को देते हैं, किसी चीज को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते थे, तो वह कहीं ना कहीं मोरालिटी ही है। हालांकि रियलिस्टिक अप्रोच के जो स्कॉलर्स थे, उनके लिए मोरालिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं प्लेस नहीं रखती थी। उनके लिए जो है वह रियलिटी ही सबसे मायने था या रियल वर्ल्ड ही सबसे मेन था। लेकिन जब मोरालिटी की बात आती है, जब तो यह मान के चलिए कि आइडियलिस्टिक अप्रोच के जो स्कॉलर थे वह जो है कहीं ना कहीं इसको सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं। अब इंटरनेशनल मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो हर कंट्री को अपने कुछ, हर कंट्री के अपने कुछ वैल्यूज होते हैं, अपने कुछ जो है वो कह सकते हैं कि उनकी मोरालिटी, उनके कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इंटरनेशनल सिचुएशन के रूप में, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर के भी कुछ अपने जो है मोरल वैल्यूज हैं, जिन मोरल वैल्यूज को कहीं ना कहीं इन एक्टर्स को, इन नेशंस को मानना ही मानना होता है। अगर वह अपने, मान लीजिए अगर कोई भी विवाद है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसा नहीं कि उस विवाद को आसानी से बैठ के समझाया जा सकता है, आसानी से बैठ के उसको सुलझा लिया जा सकता है, या ट्रीटी करके, समझौते करके, या पे ऑफ के द्वारा उसको जो है समझाया जा सकता है या सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट वार कंडक्ट होता है, इसका मतलब है कि आपने उस इंटरनेशनल मोरालिटी को खत्म कर दिया, या फिर उस इंटरनेशनल मोरालिटी के पक्ष में आपने समर्थन। इंटरनेशनल मोरालिटी कभी भी डायरेक्ट वार को जो है वह अच्छे ढंग से नहीं मानती। उसका मानना है कि डायरेक्ट वार जो है वह अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। वह हमेशा इस बात को प्रमोट करती है, इंटरनेशनल मोरालिटी इस बात को प्रमोट करती है कि कितना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको है डिप्लोमेटिक तरीके से या डिप्लोमेसी के माध्यम से, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, या बातचीत के माध्यम से, ट्रीटी या समझौते के माध्यम से उसको खत्म करने की या उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वार जो है, वार हमेशा से ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए या कहीं ना कहीं एक खतरा है, एक थ्रेट है। और यह जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यह जो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व है, इसमें मोरालिटी सबसे आवश्यक है। क्योंकि अगर मोरालिटी नहीं होगी और मोरालिटी को अगर कंपल्सरी नहीं किया जाए, तो आज यह एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो पैदा हो जाएगा। वार जो है वह कभी भी वार, इंटरनेशनल वार में, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर नैतिकता का पालन होता है, अगर मोरालिटी को फॉलो किया जाता है, अगर मोरालिटी को स्पेस दिया जाता है, अगर मोरालिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या फिर सोशल हो, हर तरह के क्षेत्रों में, या फिर कह सकते हो कि सामरिक या मिलिट्री का एरिया हो, हर तरफ के क्षेत्र में, हर तरफ के एरिया में यह मोरालिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, या नेशनल पावर को कंट्रोल करने वाला एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में स्थापित हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मोरालिटी सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। और मोरालिटी इस बात को मानती है कि डायरेक्ट वार की जगह पे हम समझौते द्वारा या आपस में बातचीत करके, या फिर एक जो है एक किसी के भी इंटरफेयर के द्वारा या समझौते या हस्तक्षेप द्वारा हम इस कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला जो लिमिटेशन है जो नेशनल पावर पे लगता है या लगाया जाता है, अगला जो लिमिटेशन है जो नेशनल पावर को कंट्रोल करता है या लिमिटेड करता है, वो है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन। अगर हम बात करें तो यह जो पब्लिक ओपिनियन है, हर देश की जनता, हर देश की पब्लिक यह चाहती है कि वार कंडक्ट न हो।
क्योंकि वार से, युद्ध से जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो पॉपुलेशन का या पब्लिक का होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर युद्ध हो रहा है, बमबारी हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध में खर्चे हो रहे हैं वो पब्लिक के टैक्स से हो रहे हैं। उस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है वो पब्लिक के टैक्स से है, क्योंकि किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनता। इंस्टीट्यूशन बनता है तो पब्लिक के टैक्स से बनता है, पब्लिक के प्रॉपर्टी पे बनता है। तो अगर कोई युद्ध हो रहा है, किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो वह कहीं ना कहीं वह पब्लिक से रिलेटेड है, और पब्लिक जो है वह कभी यह नहीं चाहती कि वार कंडक्ट हो। तो जो अगर मान लो कोई ऐसी कंट्री है, जैसे अगर हम बात करें हिटलर की, तो हिटलर का जो कद बढ़ रहा था, या फिर हिटलर की जो पोजीशन लगातार इंक्रीज हो रही थी, या हिटलर जो है वो डिक्टेटर के रूप में अपने आप को स्टेबल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जितने भी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी या जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन था वह उसके अगेंस्ट था। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो वर्ल्ड की अगर सर्वे कराया जाए तो वर्ल्ड के मैक्सिमम पॉपुलेशन साउथ कोरिया का जो किम जोंग है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतांत्रिक देश में रहने के कारण हर लोकतांत्रिक कंट्री की अपनी एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है, और वहां की पब्लिक उस डेमोक्रेटिक कल्चर से ही डेवलप होती है, और वह अपने डेमोक्रेटिक कल्चर के माध्यम से वह यह फील करती है या जानती है, महसूस करती है कि हम कहीं ना कहीं अपने हितों के लिए दूसरे के हितों की कुर्बानी नहीं दे सकते। इसलिए वह चाहती है, वह हर संभव कोशिश करती है कि डायरेक्ट वार कंडक्ट ना हो, क्योंकि डायरेक्ट वार से जो नुकसान होगा वह जनता का होगा, जो थ्रेट होगा, जो भय होगा वह जनता पे होगा, अतः इसकी भरपाई भी जनता से ही होगी। तो यह जो पब्लिक ओपिनियन है, यह जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, यह भी नेशनल पावर को लिमिटेड करने का एक माध्यम है, एक साधन है, जो कहीं ना कहीं रोकती है, पावर को लिमिटेड करती है, पावर को रोकने का काम करती है। और यह जो है कहीं ना कहीं हर संभव कोशिश करती है कि यह जो पब्लिक ओपिनियन है इसके माध्यम से नेशनल पावर को इंक्रीज होने से रोका जाए, नेशनल पावर को बढ़ने से रोका जाए। तो हमने अभी जो है या जो लिमिटेशंस की बात की, हमने लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इससे इसमें जो होता क्या है कि इसमें साइकोलॉजिकल यूनिटी होती है। कहा जा सकता है कि अगर हम देखें तो सारी पब्लिक, अगर सर्वे कराया जाए, अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करती है तो पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कि पब्लिक सर्वे होता है, तो सर्वे के बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड का कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिस कंट्री की पॉपुलेशन या पब्लिक जो है वह वार को सपोर्ट करती हो या वार का समर्थन करती हो। वह चाहती है कि यह पीस जो है वह स्टेबल रहे, वह पीस कंटिन्यू रहे, शांति स्थापित रहे, क्योंकि शांति स्थापित रहेगी, वार कंडक्ट नहीं होगा तो सबका विकास होगा, सारे कंट्रीज जो अपना अपना डेवलपमेंट करेंगे, सब अच्छे ढंग से रहेंगे। तो अगर किसी एक कंट्री का, किसी एक नेशन की अगर नेशनल पावर को, और नेशनल पावर जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो वह विश्व के लिए खतरा हो सकता है। तो इस लिमिटेशन के द्वारा जो है हम आसानी से नेशनल पावर पे एक लिमिटेशन लगा सकते हैं, नेशनल पावर को रोक सकते हैं, और नेशनल पावर से उत्पन्न होने वाले जो थ्रेट या भय हैं उनको जो है हम रोक सकते हैं, या उनके ऊपर जो है हम एक तरह से अपने ऊपर आने वाले थ्रेट या भय को रोका जा सकता है। थैंक यू, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक में। थैंक यू।